तो आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान की एकात्मक व्यवस्थाएं क्या होती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने भारत के संविधान की संघीय व्यवस्थाएं क्या होती हैं उसके बारे में बता दिया था। उसी के आगे आज भारत के संविधान की एकात्मक व्यवस्थाएं क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के संविधान में कौन से एकात्मक व्यवस्थाएं हैं उनको मैंने लाइन से लिख दिया है और हर किसी के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा छोटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत के संविधान की एकात्मक व्यवस्था की। भारत के संविधान की एकात्मक व्यवस्था की। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? भारत के संविधान में ज़रूरी भी है एकात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें एकात्मक व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी ही होता है। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। पहला होता है एक सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र का मतलब ये हो गया कि सरकार जो केंद्र और राज्य स्तर पर कार्य करती है। केंद्र द्वारा बनाया गया कोई भी कानून सर्वोच्च होता है, पूरे भारत में लागू हो सकता है, भारत के विशेष राज्य में लागू हो सकता है। तो इस प्रकार क्या होगा, सशक्त केंद्र यानी कि काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ किसके पास होती हैं काफ़ी ज़्यादा? तो शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं संसद के पास। संसद में किसके पास? केंद्र के पास क्या होती हैं? विशेष तौर पर ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्र के पास। और केंद्रीय सूची पर वो केंद्रीय सूची इसमें आती है। केंद्रीय सूची महत्वपूर्ण मामले क्या होते हैं? केंद्र के पास होते हैं। तो क्या हो गया कि सशक्त केंद्र का मतलब हो गया शक्तियों का जो विभाजन होता है वो केंद्र और राज्य स्तर पर होता है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कुछ मामले में संसद को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है राज्यों के मुकाबले। तो राज्यों के मुकाबले क्या है? ज़्यादा शक्ति प्राप्त। किसको? राज्यों के मुकाबले ज़्यादा शक्ति प्राप्त, ज़्यादा शक्ति है। तो क्या है, केंद्र को राज्य के मुकाबले ज़्यादा शक्ति है कि इसकी बात करके सशक्त केंद्र की। फिर हमारा आता है संविधान का लचीलापन। लचीलापन का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है? संविधान में लचीलापन इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो सरल और कठिन दोनों का मिश्रण है, यानी कि ना तो ज़्यादा लचीला है ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का क्या है, वो मिश्रण है। तो यहाँ पे बात करते हैं संविधान के लचीलापन की। तो क्या हो गया, संसद इस संविधान के एक बड़े भाग को आसानी से संशोधित कर सकती है क्योंकि संसद केंद्र स्तर पर होती है, उसकी मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो संविधान का लचीलापन क्या हो गया, संविधान को संसद अकेले संशोधित करने की क्या होती है, इसमें क्या होती है, शक्ति होती है। यानी कि संविधान के एक विशेष भाग को आसानी से संशोधित कर सकती है बिना किसी राज्यों की सहमति से। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 2 में, जिसमें नए राज्यों का गठन हो गया। तो क्या नए राज्यों का जो गठन करना होता है, सीमाओं में परिवर्तन करना होता है, वो बिना किसी राज्य की सहमति से संसद क्या कर सकती है। तो ये क्या हो गया, संविधान का लचीलापन हो गया। फिर हो गया तीसरा पॉइंट है राज्य के प्रतिनिधि समानता का अभाव। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत में जितने भी राज्य हैं तो उस जगह पे समान प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिनिधित्व जो होता है हमारा, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पे ज़्यादा सीटें होंगी, जहाँ कम है वहाँ कम सीटें होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर यूपी में है, पता है राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लेकिन त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा में शायद 1 सीट है। तो क्या हो गया, जहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से क्या होता है, सीटों का आवंटन किया जाता है। तो क्या हो गया, राज्य के प्रतिनिधि समानता का क्या यहाँ पे अभाव है। फिर हो गया राज्य अनश्वर केंद्र। कहने का मतलब ये हो गया, भारत के संविधान में आर्टिकल 1 कहता है संघ राज्यों का संघ, यानी कि सभी राज्य मिलकर के संघ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे राज्य को क्या है, केंद्र से अलग होने का कोई भी प्रावधान नहीं है कि ऐसा ना कि राज्य अपना खुद का एक अपना राज्य बना ले या देश से हट करके कुछ कानून बना ले या देश बना ले। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अनश्वर राज्यों का केंद्र, यानी कि क्या है, केंद्र जो है वो सर्वोच्च केंद्र में 28 राज्य मिलकर बनते हैं। केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार खुद से
कि देश से अलग नहीं हो सकता, तो क्या हो गया, एक अनश्वर केंद्र, यानी कि जो शक्तियाँ होती केंद्र के पास होती, राज्यों को यह दायित्व तो नहीं है कि वो अपना खुद का अलग देश या राज्य बना सके। फिर होता हमारा एकल संविधान। एकल संविधान का मतलब ये हो गया कि कोई भी कानून बनता है संविधान के दायरे में, तो वो कानून क्या कहता है उसका केंद्र स्तर पर राज्य स्तर दोनों पर लागू होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो एकल संविधान की व्यवस्था ये होगी कि राज्यों को ऐसा नहीं है कि राज्य अपना खुद का संविधान बना ले, तो ऐसा नहीं है कि राज्य जो है अपना खुद का संविधान बना लें, ऐसा नहीं है। एकल संविधान है, जो बात केंद्र स्तर पे वो वही राज्य स्तर पर लागू होगी। लेकिन इसका एक अपवाद था जो था जम्मू कश्मीर में उसका खुद का अलग एक संविधान था। तो ये क्या था, इसका अपवाद था, लेकिन अब नहीं है। आर्टिकल 370 के जरिए उसको हटा दिया गया। तो ये अब क्या है, केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर पूरा एक ही संविधान होता है। आपातकालीन प्रावधान का मतलब ये हो गया कि केंद्र को विशेष परिस्थितियों में निपटने के लिए केंद्र आपातकालीन प्रावधान का जिक्र किया गया है। ये 3 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है प्रशासनिक आधार पर, फिर हमारा एक हमारा अगर राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन हो गया, एक हमारा वित्तीय आपातकाल हो गया। जब भी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, यानी कि उनको लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है, तो वहाँ पे आपातकालीन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो सरकार होती है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास चली जाती है, यानी कि सरकार का ढांचा संघीय से तुरंत क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। तो क्या है, आपातकालीन प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया है। फिर एकल नागरिकता का मतलब ये हो गया कि आप भारत में आप राज्य के भी नागरिक होंगे और उस देश के भी नागरिक होंगे। ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, और हरियाणा में जाओगे तो ऐसा कहा जाएगा नहीं आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, आप हरियाणा के नागरिक नहीं हो। तो ऐसा नहीं, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता, आप कहीं भी जाइए आप भारत के नागरिक हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एकल नागरिकता हो गया। फिर हमारा आता अखिल भारतीय सेवाएँ। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब होता है कि हम जानते हैं केंद्र स्तर पर 2 तरह की सेवाएं होती हैं। केंद्र स्तर पर सेवाएं होती हैं, एक राज्य स्तर पर सेवा होती है। केंद्र स्तर से जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं केंद्र स्तर पर कार्य करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, तो एसएससी सीजीएल हो गया, ये सब केंद्र सरकार की हैं। मान लीजिए अपने यूपी की बात करें, यूपी पुलिस हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, तो क्या राज्य स्तर की हैं। हम बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की, तो अखिल भारतीय सेवाएँ क्या है हमारी, IAS हो गया, IPS हो गया और IFS हो गया। तो ये क्या होती है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। ये केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कार्य करती हैं। इन पर जो है इनकी नियुक्ति UPSC के द्वारा इनका जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस पर जो तत्कालीन नियंत्रण होता है राज्य सरकार का आता है, और जो संपूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। यानी कि क्या होता है, ये केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर आता है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, जिसको हम CAG कहते हैं। इसको हम CAG कहते हैं। ये क्या होता है, लोक लेखा प्रतिवेदनों की जांच करता है, यानी कि कितना पैसा खर्च हुआ है, पूरा जो पब्लिक अकाउंटेंट होता है उसकी क्या करती है, जांच करता है। तो क्या हो गया, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी हो गया। फिर हो गया राज्य सूची पर संसद का अधिकार। राज्य सूची को जब भी लगे कि संविधान के हित में या राज्य विशेष के हित में ऐसा कानून बनाना जाना आवश्यक है, तो क्या होता है, राज्य संसद को ये अनुरोध करती है कि आप ऐसा करिए, राज्य सूची पर कोई अधिकार बना दीजिए। तो संसद क्या उस पर वो अधिकार बना देता है, और जो 1 साल तक क्या होता है, प्रभावी होता है। फिर होता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल क्या होते हैं, राज्य का क्या होता है, कार्यकारी राज्यपाल क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और डायरेक्ट केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो हमारा क्या होता है, राज्यपाल होता है। तो क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा होती है। फिर बात करते हैं एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था। एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि भारत में एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान ये बताता है कि केंद्र स्तर पर मतलब लोकसभा या विधानसभा, इसमें जो चुनाव का आयोजन होगा कौन करवाएगा, तो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा। तो क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर जो चुनाव आयोग जो होता है वो केवल पंचायतों का चुनाव ही
कंडक्ट कराता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था क्या होती है अपने भारत में एक ही है, यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव, लोकसभा और क्या कहता है राष्ट्रपति के हो गए विधानसभा के चुनाव को संपन्न कराता है। तो ये हमारे थे भारत संविधान की एकात्म व्यवस्थाएं। तो आज की इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की एकात्म व्यवस्थाएं क्या होती हैं उसके बारे में जान लिया है। अगली वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपको बताते हैं, जो इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा आप उसको देख सकते हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।